हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी का सेशन 4 होगा ये। और ये बेस्ट होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट को कवर कर चुके हैं। इसके छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोगों ने देखा था कितना इंपॉर्टेंट था ये, और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क बन करके तैयार हुआ था, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1919 के अधिनियम को डिस्कस किया था और आज नेक्स्ट अधिनियम को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। साथ में पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी हम लोग 1919 के अधिनियम को खत्म करके 1935 के अधिनियम पर आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। इससे पहले 1927 में साइमन कमीशन को लाया गया हुआ था। इसलिए लाया गया था साइमन कमीशन को कि भारत के लोग पूरी तरीके से समझ चुके थे कि हम अगर ब्रिटिश संसद के अंडर में रहेंगे तो हमारे यहाँ का डेवलपमेंट कहीं कभी नहीं होगा। और कुछ हद तक ब्रिटिश के द्वारा जो किया गया, जो लिया गया स्टेप था, वो भी भारतीयों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाया था, जिसमें रेलवे का जो है वो आना भी एक अहम भूमिका निभाया था। भारतीयों को और ज्यादा जो है वो उसके माइंड को डेवलप करने में, उसके बारे में सोचने में और जागरूक करने में, ये सारी चीजें आकर के इम्पोर्टेंट एक रोल अदा की थी। साथ में जो है शिक्षा की जो नई नीति आने लगी थी, वो भी आदमी को ज्यादा जागरूक करने लगा। लोग खुद के बारे में सोचने लगे। कुछ ऐसे जो है वो थिंक टैंकर लोग हुए जिन्होंने भारत को अच्छे तरीके से समझा, जो विदेशों से पढ़ाई करके भारत में आके रहना स्टार्ट किए, वकालत किए। उन लोगों के द्वारा जिस तरीके से इंडिया को जो है वो एक अलग तरीके से न्यूज़पेपर के थ्रू और चीजों के थ्रू जो है वो बेटर बनाया गया, वही रीजन निकल करके आया कि भारत के लोग अब अपने प्रति जागरूक हो गए हुए थे। और 1927 में जो साइमन कमीशन को लाया गया था, जो जिसमें सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, ठीक है ना, उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि एक तो ये इसको इसलिए लाया गया था कि भारत में जो विरोध हो रहा है और भारत जो स्वायत्त अधिनियम की मांग कर रहा है, उस पर लोगों को जो है वो थोड़ा समझा बुझा करके इसको शांत कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन क्या जोड़ दिया गया कि इस अधिनियम में सारे लोग जो है वो अंग्रेजी थे। तो अब अंग्रेज लोग भारतीयों के बारे में ऑलरेडी कानून बना रहे थे और भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फिर साइमन कमीशन को 1997 में ला करके, 1927 में ला करके हम और क्या नया कर रहे थे जिसके कारण इसका विरोध नहीं होता। विरोध हुआ और इसके विरोध होने के बाद बहुत सारी घटनाएं सामने आई हुई थी, जिसमें जिन्ना का 14 सूत्री मांग था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो गठित समिति का प्रतिवेदन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1913, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये जो निकल करके आया हुआ था, इसका एक छोटा पॉइंट लेकर के एक श्वेत पत्र जारी किया ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसको हम लोग 1935 के अधिनियम से जानते हैं। और ये 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल की गई हुई थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये 1935 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो अनुच्छेद को अडॉप्ट किया था संसद के लिए, वो हमें यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था। और हमें यहाँ से एक हिस्ट्री मिला कि भाई साहब जो 1935 का अधिनियम था, उसमें भी हम लोगों ने अनुच्छेद की बात की थी और अनुसूचियों की बात की थी। तो ये चीज वहीं से क्लियर होकर के आया हुआ था। बाकी इसके प्रावधान जो इंपॉर्टेंट थे उसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो प्रावधान था उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई, और इस अधिनियम में केंद्र और जो है इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 अनुसूची को बनाया। पहला था संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 59 थी, राज्य सूची में 54 थी, और समवर्ती सूची में कितनी थी? समवर्ती सूची में 36 थी। और इसके बाद जो अवशिष्ट थी, आज भी ये है 7वीं अनुसूची, जो आपका बताता है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है, ये जो है ये आज भी है। और इसमें जो है वो विषयों की संख्या ज्यादा बढ़ गई हुई है। लेकिन आज जो अवशिष्ट विषय है, इसमें संसद को पावर होता है लॉ बनाने का, है ना, संसद को पावर हो जाता है इस पे लॉ बनाने का। और सेम चीज उस वक्त यहाँ पर वायसराय को थी, ठीक है, जो गवर्नर जनरल
के नाम से पहले जाने जाते थे, बाद में इनका नाम वायसराय कर दिया गया हुआ था। यह चीज निकल करके आया। इसके बाद द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी इसमें खत्म किया गया, क्योंकि जो रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय जो थे इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया हुआ था, जिसके कारण द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पर खत्म हुई। तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल करके आया हुआ था वो था कि 11 राज्यों में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। आज भी है 6 राज्यों में, आज भी है द्विसदनात्मक, ठीक है ना। बाइकैमरलिज्म की बात हमारे देश में होती है, लेकिन द्विसदनात्मक जो है ये आपका अगर देखें आप तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस की बात जो करता है राज्य में, वो 6 राज्यों में होती है। आज भी सारे लोग को पता है ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो उस वक्त जो इस तरीके के 6 राज्य थे जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता था, वो होता था आपका बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ये सारे द्विसदनात्मक परिषद थे यहाँ पर। और विधानसभा इनको बनाया गया था, विधानसभा इसमें बनाया गया क्योंकि विधान परिषद ऑलरेडी था यहाँ पर, और इस तरीके के प्रबंध इसमें लाए हुए थे। तो दो इंपॉर्टेंट जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाला, और दूसरा कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, तो 11 राज्यों में। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग, तो इसमें जो है वो दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। पहले क्या था, पहले ये था कि जाति के आधार पर जो है वो निर्वाचन का अधिकार दिया गया हुआ था, और परिषद में जो सदस्य चुने जाते थे वो उनके द्वारा चुने जाते थे जो कर अदायगी करते थे। क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आया कि इसमें जो है वो जो परिषद का इलेक्शन होगा, जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, उसमें क्या होता था कि जो कर देते थे वो लोग तो भाग लेते ही थे, लेकिन इसमें दलित लोगों को और लोगों को इसमें वोट कास्ट करने का पावर नहीं था। तो 1935 के बाद जो डायरेक्ट इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ उसमें इनको वोट कास्ट करने का अधिकार मिला। और इसके बाद जो है वो इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित जो परिषद था उसको समाप्त करके, और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई हुई थी जो केवल इसके ऊपर वर्क कर रही थी। ठीक है। इसके बाद मताधिकार का विस्तार तो किया ही गया हुआ था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो निकल करके आया था बात, वो ये था कि 1935 के अधिनियम में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई हुई थी। ये आपका प्री में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब फैक्ट 1935 से पूछा जाएगा तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो है इसमें एक और चीज आया हुआ था, वो था 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया हुआ था। संघीय न्यायालय की बात ये करता है, ठीक है, जो संघ सरकार के अंडर में काम करता था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल करके आया था वो ये बात था। और अब आता है क्रिप्स मिशन 1942 का बात। क्रिप्स मिशन 1942 जब आया हुआ था तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर क्या निकल करके आया हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भारत में जितने लोग हैं अगर इनको सैनिक बना करके हम यूज करेंगे, ठीक है, इनको अगर हम सैनिक बना करके यूज करेंगे तो ये हमारे लिए एक जो है वरदान साबित होंगे, हम इनका यूज करेंगे। इसमें हमारे महात्मा गांधी बहुत अहम भूमिका निभाए थे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए कि भाई साहब आप जाइए, जाकर के लड़िए, ठीक है ना। बट वो सारी बात की बातें हैं जिसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट जब द्वितीय विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा तो संसद को यह अनुभव हुआ था कि भारतीयों का जो है वो स्वेच्छा से, इसको जो है ना स्वेच्छा कर लीजिएगा, स्वेच्छा से सहयोग उनके लिए काफी उपयोगी होगा। ठीक है। तो उसने क्या किया कि 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उनको भारत भेजा और उन्होंने बोला कि इसमें युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा में जो है वो अपना संविधान बनाने का अधिकार हम देंगे, वो अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या जोड़ दिया गया कि एज इट इज जो अभी चल रहा है उसी बेसिस पे हम संविधान बनाने का अधिकार देंगे। ठीक है, कि भारत जो है वो जिस सिचुएशन में होगा उसी सिचुएशन में ये बनेगा। मतलब कि मुस्लिम लीग जो अपना पृथक पाकिस्तान का मांग करती है उसमें भी वो राजी था, और जो है वो एक इस तरीके का भारत बनाना चाहता था जो डिवाइडेड हो। अब कांग्रेस ये सोचती थी कि भाई साहब अगर हम भारत को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो अखंड भारत का सपना पूरा नहीं होगा, और मुस्लिम लीग ये सोचती थी कि अगर हम अपने पृथक पाकिस्तान का मांग नहीं करेंगे तो हमारा इतने दिनों से जो है वो आजादी में भाग लेने का कोई मतलब निकल करके नहीं आया था। अब इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि क्रिप्स मिशन का कहानी खत्म हो गया, कोई इसका यूज नहीं हुआ। इसके बाद आया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जैसे ही क्रिप्स मिशन असफल हुआ, लोगों के अंदर फिर से एक जो है वो ज्वाला भड़कना स्टार्ट हुआ कि भाई साहब क्रिप्स मिशन में तो बोला था कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में मेरा साथ देते हैं तो हम आपको क्या करेंगे कि संविधान बनाने का अधिकार देंगे, एज इट इज जो चल रहा है उस सिचुएशन में।
अब न क्रिप्स मिशन काम में आया और ना जो है वो ये जो मुस्लिम लीग है वो हमारे कहने पे आ रहा है। लोगों के अंदर फिर से एक भावना उत्पन्न होगी कि फिर से एक आंदोलन करेंगे, और इसी को लेकर के 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पारित किया। काफी जबरदस्त तरीके का आंदोलन हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी जेल गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, सारे लोग जेलों में गए। इसके बाद सिचुएशन काफी ज्यादा एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। फिर आया वेवेल योजना। अब क्या हुआ कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर के आए हुए थे। इन्होंने मई 1945 में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो सिचुएशन पैदा हुआ कि भाई साहब आप लोग शांत रहिए, अच्छे से रहिए, हम आपको संविधान निर्माण का जो है वो अधिकार देंगे। टर्म एंड कंडीशन क्या होगा इसके ऊपर विचार करने के लिए वेवेल योजना को लाया गया, ठीक है। भारत के वायसराय जब बनकर के आए थे लॉर्ड लिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल, उन्होंने इसको पारित किया। अब इस योजना में क्या रखा गया प्रस्ताव कि भाई साहब मुस्लिम को हिंदू के बराबर संख्या देंगे हम परिषद में, ठीक है। कहानी खत्म था यहाँ पर। अब वायसराय और कमांडर इन चीफ जो होते थे परिषद में, जिनमें 3 सदस्य हुआ करते थे, इसमें केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ को परिषद में और एक पोस्ट को और हटा करके बाकी सारे पोस्ट को इंडियन कर दिया जाएगा। इमीडिएट शिमला में एक सभा बुलाया जाएगा जिसमें यह बोला जाएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में किस तरीके के सिचुएशन को जो है वो रखना चाहिए और कैसे आप लोग सक्षम होंगे। ये हमारे वेवेल साहब ने एक योजना प्रस्तुत की, लोग माने, और शिमला में 1945 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको द शिमला समिट 1945 के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, इसके बाद लॉर्ड लिथगो ऐसा सोचे कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाए। आया लोग शिमला में, इसमें मुस्लिम लीग भी आए थे, कांग्रेस वाले लोग भी आए थे, परंतु इसका कोई जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल करके आया, क्योंकि मुस्लिम लोग आज भी अगर मुस्लिम लीग को हिंदू के बराबर जो है परिषद भी दिया जाए, परिषद में संख्या को बराबर भी किया गया, फिर भी ये लोग पृथक पाकिस्तान को की मांग को मानने से जो है वो इस पे से डिनाई नहीं कर पाई, ये पृथक पाकिस्तान की मांग करते ही थे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि कांग्रेस सोचती थी कि अगर इतना होने के बाद में मुस्लिम को अगर हम इक्वल सीट देते हैं परिषद में, इसके बाद भी अगर ये पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा है तो फिर हमारे अखंड भारत का क्या होगा। इस सिचुएशन को लेकर के कांग्रेस ने एक अपना अलग रुख किया और मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग रुख किया। कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और शिमला सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब इसके बाद की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। आपका सेशन नंबर 5 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन नंबर 6 को देखेंगे, जो फिर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही होगा, और इसके बाद शायद वो लास्ट सेशन होगा, क्योंकि उसमें हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, इसके बाद नए सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।